नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल द एकेडमिक एज पर। और मैं राहुल मेहता फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैंने सोचा थोड़ा कंटेंट में बदलाव करना चाहिए। कंटिन्यू मैं 10th क्लासेस के चैप्टर्स पढ़ा रहा था, तो देख रहा था मैं कि कुछ बच्चों का कमेंट्स भी आ रहा था, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे थे 11th का शुरू कीजिए सर। फिलहाल मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और मैं देख रहा था कि ज्योग्राफी मैंने अभी तक कहीं भी टच नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि चलो 9th के इस ईजी से चैप्टर से, जिससे हम इंडिया के बेहतर लोकेशंस जो हमारे वर्ल्ड मैप पे इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, कितना बड़ा है, हमारी इंडिया की विशेषता क्या है, कौन कौन से इमेजिनरी लाइंस हमारी कंट्री से होकर गुजरती हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में और जल्दी से हम लोग पढ़ के निकलेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि मैं और जल्दी जल्दी मेहनत करूं और आपके लिए नए नए कंटेंट्स नित्य प्रतिदिन लेकर आता रहूं। सो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए, हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का क्या आकार और अवस्थिति है वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, मैप तो आप लोग जानते ही होंगे, ग्लोब जानते हो। ग्लोब क्या होता है? द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। बचपन में आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि ग्लोब हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में खासकर लगा होता है, जो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के मोशन को रेप्लिकेट करता है। ठीक है ना? तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। ये हमारा प्यारा भारत देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने ये मैप लगाया है। और इसमें हमारे भारत में टोटल अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 और 28 स्टेट्स। आपको पता होगा कि लेटेस्ट 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को स्टेट का दर्जा उनसे लेकर के उन्हें यूटीज में डाल दिया गया। और पहले से हमारे यहाँ 6 यूटीज अवेलेबल थी, यानी मौजूद थी, और उनको मिलाकर 8 हो गए। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप पहले पढ़ते होंगे कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये अलग अलग 2 यूटीज थी, बट अब इनको मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है, जिसको कहा जाता है दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। इसके अलावा अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी, हमारा नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, ये सारे जो है यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह टोटल 8 हैं आपके, जिसमें आइलैंड्स भी हैं। ये आपका देखो अंडमान निकोबार, ये आइलैंड है, लक्षद्वीप है, ये सारे यूटीज हैं। ठीक है, लक्षद्वीप ये है आपका दादर नगर हवेली, है ना? आगे भी हम लोग देखेंगे। और ये हमारे प्यारे भारत का मैप, जिसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं। और आसपास देखो पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, और लक्षद्वीप के थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मालदीव्स भी देखने को मिलेगा। तो ये सब इंडिया के क्या है? पड़ोसी देश हैं, जिनमें से एक इस साइड ईस्टर्न साइड में म्यांमार भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना बेसिक जानकारी लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो अ, जब आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 5000 से भी ऊपर वर्षों पुराना ये हमारा भारत है, बिफोर कॉमन एरा। यानी मेरे ख्याल से लगभग 8-10 हजार साल पुराना इतिहास है, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और हमने इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ किया है और डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो इस ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो परिपाटी है, वट एवर द एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, वो हमारे भारत के डिफरेंट स्टेट्स में और हमारे लोगों के हृदय में वो परिलक्षित होता है। इट ऑलवेज सीम्स, ठीक है, हमने टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस ग्रोथ किया। जैसे आप जानते हो कि हमने अपना मंगलयान बनाकर हम मंगल ग्रह तक, मार्स पर भी पहुंचे। अभी लेटेस्ट हमने चंद्रयान भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस तरह हम चंद्रमा की धरती के साउथ पोल के करीब पहुंचने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री हैं, जहां तक आपको पता होगा। ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल में भी अगर आओ तो देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है,
लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अगर देखा जाए तो एंशियंट डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में भी हमारे देश का नाम आता है। उसका रीजन है कि आपको पता होगा कि बिहार के वैशाली में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसी व्यवस्था सदियों से चलती आ रही थी, भगवान बुद्ध के टाइम से, जैन महावीर के टाइम से, ठीक है। तो एंशियंट डेमोक्रेटिक कंट्री होने का तमगा जो टैग है, दैट ऑल्सो रिमेन्स विथ अस, एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने का तमगा जो टैग है वो भी हमारे साथ है। इंडस्ट्रीज में भी आप भारत को देख रहे हो आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, पूरे वर्ल्ड में अगर आप ओवरऑल जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में देखा जाए तो भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है ना। और हम जल्द ही 2028 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी घोषणा और ऐसा संकल्प है कि वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री आफ्टर रेस्पेक्टिवली यूएस एंड चाइना। तो ये हमारा एस्पिरेशन है। तो ये भारत का थोड़ा सा इंट्रो रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें हम लोग देखेंगे अपने भारत को। देखो ये मैंने भारत का फिजिकल मैप इस साइड लगाया है और इस साइड मैंने भारत का पॉलिटिकल मैप लगाया है। मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बता दिया था कि हमारा देश जो है वो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज में बटा हुआ है। अब देखो इसमें आप देखोगे, मैं इसमें बेसिकली आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। एक है लैटिट्यूड्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स। अब ये क्या होता है भाई? तो अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो मैं इस पे एक अलग से 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलता हूँ और जल्दी से आपको बता देता हूँ लैटिट्यूड। अब आपने सुना होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ पैरेलल जाती हैं और हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में क्या करती हैं, बांटती हैं। ऊपर वाले हाफ को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और नीचे वाले हाफ को हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। और ये जो बीचों बीच ये इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी याद रखना, ये रियल में ऐसी लाइन नहीं होती है। तो ये बीचों बीच जो लाइन जाती है वो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेटर नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पैरेलल लाइंस ऐसे गुजरती हैं। तो इन्हीं पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसी तरह की लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर भी जाती हैं। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाने वाली ऐसी लाइंस को, जैसे अगर आप देखो यहाँ ये लाइन, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइंस है। इस तरह ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इमेजिनरी लाइंस जो है, इसी तरह देखो ये नॉर्थ और साउथ की ओर जो इमेजिनरी लाइंस जा रही हैं और मिल रही हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और ये लगभग आपको ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मिलते चली जाती हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हो गया, ये लैटिट्यूड्स हो गया। और अब इसको जानो कि हमारे भारत से जो लैटिट्यूड होकर गुजरती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, यानी इक्वेटर के ऊपर वाली साइड से। जैसे अगर आप भारत के नीचे जाओगे तो इक्वेटर भारत के नीचे है। अब इसको समझने के लिए भारत का हम लोग पहले लोकेशन देखते हैं, ठीक है। देखो हमारा देश जो भारत है वो 8 डिग्री, मैं अगले स्लाइड में पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो, इसको यहाँ समझोगे कि हमारा देश जो है वो कहाँ पर अर्थ पे है। तो अर्थ पे हमारा देश साउथ एशिया में लोकेटेड है। यानी अगर मान लो ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के ये यहाँ पे हमारा भारत है, यानी एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न पार्ट पे हमारा देश लोकेटेड है, ठीक है। और हमारे देश का जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मान लो ये हमारा देश है, ठीक है। तो ये हमारे देश का जो मैप है, देखो मैंने अच्छा मैप बना लिया है। तो यहाँ नीचे इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। यहाँ से हमारे देश का जो विस्तार है इक्वेटर के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम इधर से देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारे देश का विस्तार है। तो इस तरह देखो कि अगर हम लोग लैटिट्यूडिनल देखते हैं तो लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंट है।
और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल देखते हैं तब भी जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का ईस्ट में यानी ईस्ट से लेकर ईस्ट तक डायरेक्शन में 30 डिग्री और नॉर्थ डायरेक्शन में भी 30 डिग्री लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हमारे देश का एक्सटेंशन लगभग कितना है, 30 डिग्री है दोनों दिशाओं से, नॉर्थ टू साउथ, यानी हम तो चूंकि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इसलिए हम लोग नॉर्थ टू नॉर्थ लेते हैं। अगर आपको इसको याद करना है तो आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो 84 376 687 9725, तो आप इसको ऐसे फोन नंबर की तरह याद कर सकते हो। बस यहाँ नॉर्थ लगा दो, यहाँ ईस्ट लगा दो, ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है और ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। इसके अलावा हमारे देश से मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से, और ये हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मैंने ये निमोनिक्स बना दिया है। अब C4 छत्तीसगढ़, MP उल्टा पढ़ना है इसको, MP4 मध्य प्रदेश, C4 छत्तीसगढ़, और यहाँ M2 है, एक M और इसका मतलब है एक राज्य है मिजोरम, फिर है G4 गुजरात, J4 झारखंड, W4 वेस्ट बंगाल, R4 राजस्थान और T4 त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट्स हैं जिससे हमारे देश में लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी जो लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। इसके अलावा हमारे देश का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, ये जो साउदर्न मोस्ट टिप है ये आप देखोगे इस टिप को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कौन से पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से। और ये 2004 में आए सुनामी में क्या हुआ था, ये डूब गया था। और हमारे देश में जो लॉन्गिट्यूड है वो बीचों बीच जो देश के पार्ट से गुजरता है वो है मिर्जापुर। हाँ, वो वाला मिर्जापुर आप याद रखते हो ना, यूपी का, जिसपे सीरीज बनी थी एक क्रिमिनल सीरीज, मिर्जापुर, हाँ वही जगह है वहीं से। और ये 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है। इसको बेहतरीन ढंग से मैं समझाने के लिए वापस मैप पे जाता हूँ। देख, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो अभी मैं बता रहा था लैटिट्यूड जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर हमारे देश से गुजरता है, और ये लगभग 8 स्टेट से, अब देखो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको स्टेट, मैं वहां पे यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ स्टेट्स, ये पॉलिटिकल मैप पे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो ये आपका मैंने स्टेट बताया था ना, क्या था, CPM2GJWRT, आप यहाँ से याद रखोगे। सी देखो ये रहा आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका क्या है MP, तो ये हो गया MP मध्य प्रदेश, फिर हो गया M4 मिजोरम, ये मिजोरम, और फिर तुम्हारा G4 गुजरात, ये हो गया 4 स्टेट, फिर झारखंड, आप देखो झारखंड, फिर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, और फिर हो गया राजस्थान, ये आप दिखा राजस्थान, और ये है T4 त्रिपुरा। तो इस 8 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे होते हुए गुजरता है। ठीक है, अब ये मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाया, बट आप ऐसे समझोगे, तो ये आपको याद रखना। अब टॉपिक ऑफ कैंसर तो ऐसे पास हुआ, और हमारे देश में जो प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन जो है हमारे देश का वो 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ से यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी के कौन से जगह से, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर से। और इसको ही हमारे देश का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमारे देश का प्राइम मेरिडियन माना गया है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, और इसी से हमारे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है, यानी यही वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है जिससे हमारे देश में सब जगह समय यूनिफॉर्म लिया जाता है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले अगले स्लाइड में पहुंचते हैं। ठीक है, देखो इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं एक ब्लैंक स्पेस लेता हूं, तो देखोगे कि जो भारत का ये विस्तार है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका गुजरात, और ये हिस्सा जो है आपका, ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री का एक्सटेंट था, 30 डिग्री का। और आपको पता होना चाहिए कि हर 15 डिग्री के एक्सटेंशन के साथ जो समय में बदलाव होता है वो 1 आवर का बदलाव होता है। और इसको हमने जो वर्ल्ड के लिए प्राइम मेरिडियन लिया है उसको किसको लिया था, ग्रीनविच मीन टाइम। याद करो अगर आपको पता होगा, तो नहीं याद होगा तो मुझे इस पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम वर्ल्ड के लिए लिया है जिसको 0 डिग्री माना गया प्राइम मेरिडियन, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ब्रिटेन में है ना। अब जब भी आप इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड जाओगे, किस साइड, ईस्ट साइड, तो जो घंटे होंगे, जो आवर्स होंगे वो प्लस में बढ़ते जाएंगे।
और हर 15 डिग्री पे +1 आवर होता जाएगा, यानी हर 15 डिग्री पे एक एक आवर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब आप वेस्ट में जाओगे तो हर 15 डिग्री पे -1 घंटा आवर घटता चला जाएगा। तो मान लो कि अभी प्राइम मेरिडियन पे रात के 12 बज रहे हैं, तो जैसे ही आप 15 डिग्री आगे बढ़ोगे तो वहां पे जितनी कंट्रीज होंगी वहां पे 1 घंटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो भारत जो है इस प्राइम मेरिडियन से लगभग 5.5 घंटा, कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे, ठीक है ना। यानी अब तुम ही देखो ना, भारत का एक्सटेंस जो है, एक्सटेंशन जो लॉन्गिट्यूडिनल है ईस्ट की तरफ, ये इधर वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, इधर वेस्टर्न कंट्रीज और इधर ईस्टर्न कंट्रीज। तो इधर बढ़ोगे तो समय प्लस में बढ़ता जाएगा और इधर बढ़ोगे पीछे की तरफ प्राइम मेरिडियन से तो समय माइनस में जाएगा, यानी घंटे वहां घटते चले जाएंगे। तो मान लो अगर भारत में ग्रीनविच में रात का 12 बज रहा है, तो भारत में सुबह का 5:30 बज रहा होगा, और उसके वेस्टर्न कंट्रीज में रात के 8-7 जो भी बज रहे होंगे, जो भी जिस ग्रिड पे होगा। तो उसी तरह सोचो, हम वापस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, मतलब, और आपको पता है हर 15 डिग्री पे कितना घंटा बढ़ते जाता है, 1 घंटा। तो 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात में अगर दोपहर का 2 बज रहा होगा, तो जब आप इधर बढ़ोगे तो 2 और बढ़ा दो, तो यहाँ शाम का कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है, भारत में जब गुजरात में 2 बजता है तो अरुणाचल में भी 2 बजता है। एक्चुअली में 15 डिग्री एक्सटेंशन के रूल के अकॉर्डिंग गुजरात और अरुणाचल के बीच का टाइम गैप कितना होना चाहिए था, 2 आवर, बट हमारे यहाँ टाइम गैप 0 हो जाता है। क्यों? इसी के लिए हमने इसको सही करने के लिए बनाया था, क्या आपका, एक मिनट मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि इसी गुजरात, मान लो ये आपका गुजरात है और ये अरुणाचल है और इसके बीच में 30 डिग्री का गैप है, तो टाइम गैप 2 आवर होना चाहिए। लेकिन हमने इसी असुविधा, इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए भारत से के बीचों बीच से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड को इंडिया का प्राइम मेरिडियन माना, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया। और वो एक्सटेंट हमने लिया कौन सा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये देखो लगभग 60, अब मैंने बताया था इंडिया का लोकेशन 68 डिग्री से स्टार्ट होता है और 97 पे ईस्ट में खत्म होता है। तो देखो 68 से अब 15 डिग्री बढ़ोगे तो लगभग 82, और 97 से 15 डिग्री घटोगे तो लगभग 82। तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो यहाँ पे आकर के टाइम कॉमन हो जाता है, इसलिए हमने इसी टाइम को अपना बेस टाइम माना, और भारत में हर जगह का टाइमिंग इसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने अगले स्लाइड में दिखाया भी है कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। तो अभी मैंने आंसर बता दिया, ताकि टाइम को इंडिया में यूनिफॉर्मली मेजर किया जा सके। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस क्रिएट नहीं होगा, और यूनिफॉर्म टाइम होगा तो टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। मतलब किसी भी तरह का लोगों में, अब मान लो कि गुजरात में जो रह रहे हैं उनके लिए 2 बज रहा होगा और अरुणाचल में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए 4 बज रहा होगा, तो इससे भारत का जो इकोनॉमिक टारगेट है ये भी पिछड़ सकता है। कहीं पे लोग जल्दी सो जाएंगे, कहीं पे लोग देर तक काम करते रहेंगे टाइम डिफरेंस के कारण। इसीलिए हमने इस स्टैंडर्ड मेरिडियन को अपना लिया, और भारत में 82 डिग्री पे के अकॉर्डिंग ही टाइम, जहां यानी मिर्जापुर में जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम दिल्ली, कन्याकुमारी, यूपी, बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान सब जगह वही टाइम लिया जाता है। तो हमने इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट को वन टाइम जोन के रूप में कंसिडर किया। समझ गए इस बात को? अब आते हैं अगला सवाल, डे और नाइट ड्यूरेशन कश्मीर और कन्याकुमारी में डिफरेंट क्यों होता है। तो चलो इसके लिए मैप पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जब तुम कश्मीर की ओर जाओगे तो कश्मीर इक्वेटर से बहुत दूर पे है, देखो, और कन्याकुमारी इक्वेटर से बहुत नजदीक पे है। तो जब कन्याकुमारी इक्वेटर से नजदीक पे है तो आप सबको पता होगा कि इक्वेटर के नजदीक जो भी रीजन्स होते हैं उनको सनलाइट डायरेक्ट और स्ट्रेट मिलता है। इसके कारण वहां पर दिन और रात, जो डेज और नाइट हैं, उनका अवधि, जो पीरियड्स हैं, वो लगभग इक्वल हो जाते हैं। जबकि जितनी दूरी बढ़ते जाएगी तुम्हारे इक्वेटर से, तो वहां पे सनलाइट क्या हो जाएगा, तिरछा आएगा, ऑब्लिकली आएगा। तो इसके कारण वहां पे दिन और रात की लंबाई में क्या हो जाता है, डिफरेंस आता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट वाई द डेज एंड नाइट्स आर लॉन्ग इन
different in time period in Jammu Kashmir, but not so long in कश्मीर, सॉरी कन्याकुमारी, वहां पर इक्वल होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्या, हमारे इंडिया के थोड़े पोजीशंस को देख लेते हैं। तो देखो, मैंने इंदिरा पॉइंट बताया था, तो ये जो आप देख रहे हो तमिलनाडु, यहाँ पर वो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जहाँ जो सुनामी में 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट डूब गया था। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है। अब देखो इंडिया का अगर हम लोकेशन देख रहे हैं तो साउथ एशिया में इंडिया है, और इंडिया नीचे से, अगर नीचे से देखो तो इंडिया का नीचे का पार्ट पेनिनसुला है। ये पेनिनसुला क्या होता है, तो जब ऐसा लैंड का पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, और जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, तो अब देखो इंडिया, अगर वेस्ट में देखो तो अरेबियन सी है, ईस्ट में देखो तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और जब साउथ में आप देखोगे ये, तो साउथ में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर और कुछ मैंने बताया हो, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ओशंस बता दिया, अब थोड़ा सा यहाँ देख लो इंडिया का साइज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप समझो इस चीज को, भारत दुनिया के विश्व के सबसे बड़े देशों के टॉप 10 लिस्ट में आता है, और मैंने ये चार्ट यहाँ पर एनसीईआरटी का यूज किया है जिसमें आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे इस चीज को जानोगे, तो देखो भारत लगभग जो है वर्ल्ड का एरिया वाइज 2.4% एक्वायर करता है। वर्ल्ड के सबसे टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज में एरिया वाइज सबसे ऊपर कौन आता है, रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा। देखो रशिया के पास 17% लैंड एरिया है, लैंड मास है। कनाडा सेकंड नंबर पे आता है, यूएसए थर्ड पे, चाइना फोर्थ पे, और ब्राजील फिफ्थ पे, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, और हमारा भारत सेवंथ पे आता है। तो याद रखना, और लगभग हमारा जो एरिया है वो कितना है, ये जो एरिया है हमारा वो लगभग आपका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब भारत का जो लैंड बाउंड्री है, यानी आप लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हो, तो चलो हम लोग फिर से लैंड बाउंड्री देखते हैं। तो भारत का जो लैंड बाउंड्री है, यानी जो वाटर से टच नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा, तो ये आप जो देख रहे हो ये, तो भारत का जो ये लैंड बाउंड्री है ये लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर एक्सटेंड है। और भारत का जो समुद्री विस्तार यानी कोस्ट लाइन जो पानी से टच वाला है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला पार्ट, अगर आप मैप में समझ रहे हो तो, ठीक है, ये, तो इसका जो एक्सटेंशन है यहाँ तक, ये लगभग कितना है, ये लगभग है 7,516.6 किलोमीटर। अब एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि ये जो एक्सटेंशन है, हाल में भारत सरकार ने इसको बढ़ा करके, इसको बढ़ा दिया है, और इस एक्सटेंशन को बढ़ाकर लगभग अब 11,098 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन बाउंड्री कहा जा रहा है। और इसमें ऐसा इसलिए किया गया है कि पहले हमारे पास मैप्स की और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं उसके थ्रू जो नदियां हैं उसका सही ढंग से जो उसकी बाउंड्रीज होती थी वो हम मेजर नहीं कर पाते थे। तो हमने, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो हमने नदियों, तालाबों, रिवर्स, पॉन्ड सबकी मेजरमेंट वो सैटेलाइट्स के थ्रू की, और उसके थ्रू हमने मेजरमेंट को जो बढ़ाया, नापा, तो अब हमारा जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो लगभग 11,098 किलोमीटर है। लेकिन एनसीईआरटी अभी भी यही चल रहा है, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट, भारत का पॉपुलेशन, आप तो जानते हो इंडिया लगभग चाइना को पछाड़ के अब 1 नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में आ गया है, बट फिर भी अभी भी हम लोग याद करेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा जो बुक में चल रहा है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और वर्ल्ड में 17% लोग पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के इंडिया में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया का और वर्ल्ड का ट्रेड कैसा रहा, तो देखो भारत का 5 से 8 हजार साल पुराना इतिहास है। तो ऐसा नहीं है कि भारत आज ही ट्रेड करना शुरू किया है। भारत एंशियंट टाइम में भी, जब हम सोने की चिड़िया और आर्यवर्त जैसे नामों से संबोधित किए जाते थे, तो फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम इंडिया इज ट्रेडिंग। सोचो, इसलिए मैंने बोला इंडिया सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और हम लोग, आप लोग को पढ़े होंगे अगर आप लोग हिस्ट्री में, तो इंडिया सिल्क रूट का इस्तेमाल करके मोस्टली
लैंड रूट से ही ट्रेड करता था, क्योंकि उस समय समुद्र में जाने के लिए हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी, उतने इवॉल्व जहाज नहीं होते थे। तो एंशियंट टाइम से हम लोग लैंड रूट से ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड में जनरली इंडिया से स्पाइसेस, मसलिन, मसलिन कपड़े को कहते हैं, कपड़े का एक प्रकार होता है। तो ये देखो मैंने दिखाया है कैसे सिल्क रूट से डोंकीज और भी कैमल्स, इन सब का यूज करके जो ट्रेडर्स हैं वो जा रहे हैं। तो क्या वो केवल वस्तुओं का व्यापार करते थे? वर दे ओनली ट्रेडिंग विथ गुड्स? नहीं, इसके अलावा जब वो एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन के घर जाते थे तो आइडियाज ट्रेवल करता था, एजुकेशन ट्रेवल करता था, हमारे देश का वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब ट्रेवल करता था। और इसी तरह आइडियाज और ये नॉलेज का ट्रेवल हुआ और भारत से ज्ञान परंपरा निकलकर यूरोपियन कंट्रीज अरबों के माध्यम से गई और बाद में यूरोप में पुनर्जागरण काल, आप लोग रेनेसांस पढ़े हो, इटली का जो रेनेसांस हुआ था वो 14-15 सेंचुरी के आसपास हुआ था। तो यहीं से वो ज्ञान गया और उस ज्ञान को वहाँ के विद्वानों ने बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया और पूरे यूरोप को, जो यूरोप एक समय अंधकार युग, जो डार्क एज में जा रहा था, उस डार्क एज से निकल कर फिर यूरोप एक इम्पेरियलिस्टिक पावर बनता है और बहुत सारी कंट्रीज फिर वर्ल्ड पे कॉलोनियल पावर के रूप में स्टैब्लिश होती हैं। तो देखो कैसे ट्रेड हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री से जोड़ता है। देखो ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस आपको लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोशल स्टडीज को लिंक करना सीख गए, कैसे हिस्ट्री का रेलेवेंस पॉलिटी में, पॉलिटी का रेलेवेंस ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में है, जब आप इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को लिंक करना सीख गए और एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना सीख गए, तो फिर आपको सोशल स्टडीज बहुत ही ईजी लगने लगेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे ट्रेड के अलावा। देखो मैंने मैप्स यूज किया कैसे एंशिएंट टाइम में ट्रेड होता था। देखो पहले क्या होता था कि जब ट्रेड आपका मिडाइवल टाइम में जब ट्रेड बढ़ने लगा, तो ये मैंने वर्ल्ड मैप यूज किया। देखो यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसे मुंबई से ट्रेड होता था। और जब तक स्वेज नहर, आप लोग पढ़े हुए स्वेज नहर, स्वेज कैनाल कहाँ पे है? स्वेज कैनाल इजिप्ट में है, पहले इसके बारे में जान लो। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है, ये है इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट में 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। और स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल, वो दो सी को जोड़ता है। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। कौन सा सी? याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी। और ये है आपका कौन सा सी? ये वाला, ये मैंने मेडिटेरेनियन बताया, ये है आपका रेड सी। तो स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है। पोर्ट ऑफ, यहाँ पे पोर्ट सहित है, बहुत सारी पोर्ट्स हैं, ठीक है। और उसके पहले जब तक स्वेज कैनाल नहीं बना था तो भारत से जो व्यापार होता था वो इस रूट से होता था। देखो साउथ अफ्रीका में जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, है ना। इसकी खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बार्थोलोम्यू डियाज। लो पूरा बता ही दिया। इन्होंने ही 1488 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। लेकिन आपको पता हो कि जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो जो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत से यूरोप तक की यात्रा होती थी, यहाँ तक की यात्रा में लगभग 19,800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन स्वेज नहर के बनने से अब ये जो ट्रेवल का रास्ता है लगभग 7,000 किलोमीटर से घट गया। और यहाँ से भारत से होने वाला व्यापार, ये गल्फ कंट्रीज यहाँ पे जो है, यहाँ रेड सी से होते हुए फिर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आपके लंदन, फ्रांस, यहाँ तक अब गुड्स पहुंचने लगा और लगभग 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस घट गई। तो इससे फ्यूल्स की बचत होने लगी, टाइम की बचत होने लगी। जो महीनों महीनों व्यापार होता था, 6 महीने 8 महीने एक रूट पे, वो घट करके 2-2.5 महीने में होने लगा। तो स्वेज नहर के कारण इस तरह व्यापार को बहुत ही फायदा पहुंचा और भारत या अपने वेस्टर्न पोर्ट से डायरेक्ट इस रेड सी और स्वेज कैनाल से कनेक्ट होके मेडिटेरेनियन, इटली, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचने लगा, इवन अफ्रीकन नॉर्दर्न पार्ट्स में भी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेबर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम लोग इंडिया के इंपॉर्टेंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो भारत के, मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में ही बताया था, ये है फिजिकल मैप। देखो अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया का जो नेबर है वो अफगानिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान है। इसके अलावा आप जाओ तो ईस्टर्न फ्रंट में, नॉर्थ ईस्टर्न में जाओ, अगर केवल नॉर्थ ईस्टर्न में जाओ तो ये तुम्हारा तिब्बत चाइना है, नेपाल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है, ये भूटान है। ईस्टर्न पार्ट में जाओ तो ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। इस तरह ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर साउथ में जाओ,
दक्षिण भाग में, तो ये श्रीलंका है और नीचे मैंने बताया था मालदीव्स है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ऐसे कि दो ऐसे साउदर्न कंट्रीज हैं जो भारत के साथ आइलैंड नेशंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं साउदर्न पार्ट में। एक है मालदीव और दूसरा श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में पहले बताना चाहूंगा। श्रीलंका, क्योंकि राम जी भी हमारे वहां गए थे, तो देखो रावण का वध करने के, तो श्रीलंका और भारत के बीच जो जोड़ने वाला माध्यम है वो है स्ट्रेट ऑफ पाक। पाक जल संधि, जब दो जल, एक मिनट मैं स्पेलिंग ठीक लूं, हाँ, तो पाक जल संधि, और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये दो माध्यमों से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और स्ट्रेट ऑफ पाक। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो भारत के डिफरेंट नेबर कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके पहले मैं दो सवाल आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल है, जब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप याद रखोगे ये सारी चीज, कि दो सवाल ये है कि भारत का सबसे एरिया वाइज बड़ा स्टेट कौन सा है और सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट है ये देखो गोवा। ठीक है, और अगला सवाल, भारत के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं 5 बता रहा हूं, जिनमें से 3 बताऊंगा, 2 आप गेस करोगे। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, और 2 नॉर्दर्न इंडिया में इस साइड पे कहीं पे हैं, आप उसको गेस कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को देखते हैं जो हमारे नेबर कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान से 3 स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात और तीसरा पंजाब। अब बोलोगे सर क्या जम्मू कश्मीर नहीं शेयर करता है, स्टेट नहीं है? बिल्कुल है, शेयर करता है, बट मैंने क्या बोला, 3 स्टेट शेयर करते हैं, और ये दोनों क्या हैं? यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये दोनों भी शेयर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप नेपाल से देखो कितने स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक आपका उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा हमारा प्यारा बिहार, चौथा बंगाल, पांचवा सिक्किम। तो ये 5 स्टेट्स नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा आप म्यांमार को देखो तो इससे 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार से। ये देखो, एक मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बांग्लादेश से भी आओ तो यहाँ पर भी 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल, ये आपका मेघालय, ये आपका असम, ये आपका त्रिपुरा। ठीक है, और ये आपका ये आपका हो गया मिजोरम, 5वां। ठीक है, यहाँ देखो ये चटगांव का एरिया है बांग्लादेश का। यहाँ पे मेनली यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, बट धीरे धीरे बांग्लादेश में वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा था, है ना। तो वहाँ पे फैनेटिसिज्म इतना बढ़ गया है, टेररिज्म बढ़ गया है कि हिंदू आबादियों को बहुत ज्यादा ही परसिक्यूट किया जा रहा है। तो इस तरह अब अगर आप देखो, मैंने श्रीलंका के बारे में बता दिया कि स्टेट जुड़ा हुआ नहीं है, वो 2 माध्यमों से भारत से जुड़ा है। एक है जो जल डमरूमत है, जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं, जो जो 2 बड़े जल भागों को क्या करता है, अलग करता है, स्टेट पाक स्टेट, और एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार सॉरी। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि किसने स्टेट्स हमारे पड़ोसी देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और इस तरह आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मुझे विश्वास है कि आपको चैप्टर ब्रीफली समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप बेहतरीन ढंग से पढ़ें, अपनी तैयारी अच्छा करें, और आपको जितना भी चैप्टर्स का वीडियो चाहिए आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट कर दो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट खोल दिया है, ओपन कर दिया है आप सबके लिए। तो लेट्स ट्राई टू इनकलकेट and try to learn as much as possible, and also for me, मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि कृपया मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, हाई रखने के लिए मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 2-3 महीने हो गए और मैं देख रहा हूँ मेरी चैनल पे वो रीच नहीं आ रही है। तो आप इसको रिक्वेस्ट ही मानो, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर स्टार्टिंग में अपने सब्सक्राइबर और अपने परिवार से ही आगे बढ़ता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।